हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज के बारे में बात कर रहे थे। थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, इसलिए मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ इसको। हमने देखा था पिछले वीडियो में, यदि हमें एक रॉड का सेंटर ऑफ मास निकालना है, इस तरह का एक रॉड है, मेटेलिक रॉड ले सकते हो या वुडन रॉड ले सकते हो, किसी भी रॉड का अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि ये इस ऑब्जेक्ट का लेंथ इसके विड्थ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है ना। इस ऑब्जेक्ट का लेंथ बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट या क्रॉस सेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसीलिए इस तरह से ड्रॉ किया है मैंने, एक्स एक्सिस के पैरेलल इसको रख दिया। इनफैक्ट एक्स एक्सिस को ऑब्जेक्ट के थ्रू पास करवा दिया हमने। क्यों करवाया? ताकि काम आसान हो जाए। अभी देखना हम लोग का काम आसान हो जाएगा। और वाई एक्सिस जो है इस ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, मिड पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मिड पॉइंट पे वाई एक्सिस बना दिया। अब यह कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है, मतलब इसमें अलग अलग पार्टिकल्स तो है नहीं। अभी तक हमने बात की है थी कि अलग अलग पार्टिकल्स का डिस्टेंस और मास निकालते थे, फिर एम आई इंटू आर आई या एम आई इंटू एक्स आई, m1 इंटू एक्स वन प्लस m2 इंटू एक्स टू प्लस m3 इंटू एक्स थ्री, इस तरह से करते थे। लेकिन यहाँ पे तो कोई आइथ ऑब्जेक्ट है ही नहीं, यहाँ तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, सिंगल ऑब्जेक्ट है ना। तो इसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में इमेजिनरी मेंटली डिवाइड कर सकते हैं ना। एक छोटा सा पार्ट यह मान लो, उसके बगल में एक और होगा, यहाँ पे एक और होगा, यहाँ पे एक और होगा, यहाँ पे इस तरह से कुछ नंबर ऑफ पार्ट्स में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। मान लो एक एक सेंटीमीटर का एक एक पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जितना भी लेंथ था इस ऑब्जेक्ट का, इसको एक एक सेंटीमीटर के पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। और हमारा ओरिजिन इसके मिड पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसके राइट साइड में किसी एक पार्ट को ले लो, उसका डिस्टेंस अगर x हम लोग मेजर करते हैं, इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यदि हम लोग x मेजर करते हैं, इसका मास भी मेजर कर सकते हैं, मास भी मेजर कर सकते हैं। यदि 1 मीटर लंबी यह रॉड थी, 1 मीटर लंबी रॉड थी, तो उसका 1 सेंटीमीटर का कितना वेट होगा आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया अब हमारा। इस तरह का एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, इस तरह से हमारे पास 100 ऑब्जेक्ट्स आएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि 100 में डिवाइड करना है, कोई जरूरी नहीं कि 100 पार्ट्स में डिवाइड करना है, कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो 100 में हमने डिवाइड कर दिया, तो x डिस्टेंस पे यह जो पार्ट है, ठीक इसी माइनस एक्स डिस्टेंस पर भी एक पार्ट होगा, माइनस एक्स डिस्टेंस पे भी एक पार्ट होगा। तो जब हम लोग m1 इंटू एक्स वन इस पार्ट के लिए करेंगे तो क्या होगा, dm इसका मास इंटू डिस्टेंस x, dm इंटू एक्स प्लस इसका मास dm इंटू इसका डिस्टेंस माइनस एक्स, दोनों एड अप होकर 0 हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो क्या हुआ, ये और ये दोनों ऐड होकर के 0 हो गए। ठीक उसी तरह से इधर का कोई भी पार्ट ले लो, दोनों ऐड होकर के 0 हो जाएंगे। इसके बीच का भी कोई भी पार्ट ले लो, दोनों ऐड होकर के 0 हो जाएंगे, है ना। जो कैलकुलेशन हम लोग कर रहे थे, सब कुछ ऐड होकर 0 होता चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा m1 इंटू एक्स वन प्लस m2 इंटू एक्स टू प्लस m3 इंटू एक्स थ्री, इस तरह से जो 100 पार्ट्स को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0। न्यूमरेटर में 0 आएगा तो डिनोमिनेटर में तो चाहे जो भी रहे आंसर हमारा 0 होगा। तुम्हारा सेंटर ऑफ मास कहाँ आ गया, कहाँ आया सेंटर ऑफ मास? अब तो बहुत आसान है ना, ओरिजिन पे ही सेंटर ऑफ मास आ गया, डिस्टेंस 0 तो यहीं पे। तो देखा हमने, ओरिजिन को बीच में रखने से, एज्यूम करने से कितना फायदा हुआ, हमारा सेंटर ऑफ मास सीधे सीधे 0 आ गया। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक हो, जो भी ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक हो, उसमें हम लोग सिमेट्री को यूटिलाइज करके इस तरह से सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। काम बहुत आसान हो जाता है।
कोई मैथमेटिक्स बची नहीं, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लगाओ, सेंटर ऑफ मास आ गया। आया? तो हमारे किसी भी रॉड का अगर ये यूनिफॉर्म मास है, होमोजीनियस मास है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेंटर ऑफ द रॉड। मिल गया सेंटर ऑफ मास। अब हमारी ओरिजिन चाहे कहीं भी रखो, उसके रिस्पेक्ट में इसका हम लोग डिस्टेंस बता सकते हैं। चलो ये तो थी थियोरिटिकली बात, जब समझ गए तो थोड़ा सा मैथ्स भी देख लेते हैं इसका। हमारा सेम जाना पहचाना फॉर्मूला, घिसा पीटा फॉर्मूला हो गया है अब तो ये। समेशन एम आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाई समेशन एम आई। एक्स कोऑर्डिनेट आ जाता है इससे, वाई कोऑर्डिनेट आता है समेशन एम आई इंटू वाई आई डिवाइड बाई समेशन एम आई, और जेड कोऑर्डिनेट आता है समेशन एम आई इंटू जेड आई डिवाइड बाई समेशन एम आई। सेम फॉर्मूला है? नहीं, थोड़ा सा फर्क है। यहाँ एक डेल्टा दिख रहा है, हर जगह एम के साथ डेल्टा दिख रहा है, हर एक एम के साथ डेल्टा दिख रहा है। क्या चक्कर है ये? क्या चक्कर है? कुछ समझ में आ रहा है? डेल्टा कहाँ से आ गया ये? हमने अभी कहा था कि हमारा ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस है, इसमें अलग अलग पार्टिकल्स नहीं है। अलग अलग पार्टिकल्स जब नहीं है, अलग अलग जब पार्टिकल्स नहीं है, तो अलग मास कैसे निकालेंगे हम लोग? मास कैसे निकालेंगे? अलग है ही नहीं तो ये वही है, हमने एज्यूम किया एक छोटे से पार्ट को, उस रॉड का एक छोटा सा पार्ट एज्यूम किया है, उसका मास हमने माना है डेल्टा है। तो डेल्टा ये दिखा रहा है, बता रहा है कि छोटा सा पार्ट है, उसका मास डेल्टा एम है, छोटा सा मास है, एम इज वेरी स्मॉल। ये डेल्टा ही बता रहा है कि एम इज वेरी स्मॉल। और जो डिनोमिनेटर में है, उस मास को चाहे कितने भी पार्ट्स में डिवाइड करो, सबको जब एडअप वापस कर देंगे तो पूरा का पूरा रॉड मिलेगा ना, तो ये मास ऑफ द रॉड आ जाएगा, है ना। डेल्टा समेशन डेल्टा एम आई इज इक्वल टू मास ऑफ द रॉड। ठीक है, तो अब बोलोगे एक्स आई के साथ डेल्टा क्यों नहीं लगा? एक्स आई के साथ डेल्टा क्यों नहीं लगा? एक बार फिर से देखो पिक्चर को। हमने बताया, हमने बात की कि ये पार्ट बहुत छोटा सा है ना, जो छोटा सा ड्रॉ किया है, हाईलाइट कर रखा है, ये पार्ट बहुत छोटा सा है, तो इसका मास बहुत कम होगा। लेकिन क्या इसका ओरिजिन से डिस्टेंस भी बहुत कम होगा? नहीं ना, ये डिस्टेंस तो कम होने की कोई जरूरत नहीं है। ये डिस्टेंस तो 0 भी हो सकता है, या लेंथ ऑफ द रॉड के बराबर भी हो सकता है। इसलिए x के साथ डेल्टा नहीं है, x एक स्मॉल क्वांटिटी है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ये सब डिटेल में आएगा, मैथ्स में आएगा। मैंने कल भी बताया था, पिछले वीडियो में भी बताया था, मैथ्स में ये सब कुछ बहुत डिटेल में आने वाला है, अभी बस समझ लो। तो हमारा सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? समेशन डेल्टा एम आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाई समेशन एम आई। समेशन एम आई को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ द रॉड भी लिख सकते हैं, कैपिटल एम, है ना। तो ये तो था कि सिंपल लैंग्वेज में। फिजिक्स के लैंग्वेज में यदि हम लोग बात करें, या मैथ्स, मैथ्स और फिजिक्स बहुत सिमिलर चलता है, कि कैलकुलस पढ़ना मैथ्स में, यूज फिजिक्स में होता है। यहाँ पर भी आ ही गया। समेशन डेल्टा एम आई, मतलब डेल्टा एम आई का मतलब क्या बताया हमने? स्मॉल मास, वेरी स्मॉल पार्ट, एक बड़ा सा मास है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट लिया। तो इसको कैलकुलस में जब कन्वर्ट करते हैं ना, तो समेशन की जगह पे आ जाता है इंटीग्रल का सिंबल। समेशन एंड इंटीग्रल इंटरचेंजेबल, इंटरचेंजेबल तो नहीं होते, बट सेम सेंस में यूज होते हैं, सम करना है। और डीएम, डेल्टा एम हम लोग लिखते हैं सिंपल मैथ्स में, कैलकुलस में लिखते हैं तो डेल्टा की जगह डी लिखते हैं, डीएम। तो जब सारे मास को ऐड करेंगे तो एम के बराबर आएगा, टोटल मास के बराबर आएगा। ठीक है, समेशन डेल्टा एम आई इंटू एक्स आई, तो डेल्टा एम हमारा जो छोटा था उसको डीएम लिखेंगे। एक्स तो हमारा छोटा होने की कोई जरूरत नहीं है ना, एक्स को छोटा होने की कोई जरूरत नहीं है, एक्स तो बड़ा भी हो सकता है, इसलिए ये एक्स है। सिमिलरली फॉर वाई एंड जेड। तो यह हमारा फॉर्मूला था। अब एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए ट्रायंगुलर लैमिना। इस तरह का पिक्चर टेक्स्ट बुक में दिया है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल है यह। इस तरह का एक प्लेट टाइप की चीज है, ट्रायंगुलर शेप में है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कर सकते हैं, इसमें हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट कैलकुलेट कर ही नहीं सकते ना, हमें दिया ही नहीं है ट्रायंगल किस तरह की है, राइट एंगल ट्रायंगल है, या एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, या इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये किस तरह की ट्रायंगल है ये भी नहीं दिया है।
लेंथ क्या है ये भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, तो कैलकुलेट करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। इसमें हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे? मान लो हमने एल एम एन एक ट्रायंगल बना दी, एल एम एन, ये एक ट्रायंगल हमने बना ली, और एम एन साइड के ऊपर ये मीडियन ड्रॉ कर दिया एल पी। ओके, देखिए ध्यान से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। एल पी हमने इसके ऊपर एक मीडियन ड्रॉ कर दिया, मीडियन ड्रॉ कर दिया, उसके बाद एम एन साइड के पैरेलल बहुत सारे पैरेलल लाइंस हमने ड्रॉ कर दिए इस तरीके से, जो कि इस ट्रायंगल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ओके, इस ट्रायंगल को बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। तो अब एक पार्ट ले लो, ये नीचे वाला सबसे बड़ा वाला पार्ट लो, ये पार्ट लो, ये एक रॉड के जैसा हो गया है, जो पिछले पिछले जस्ट हमने अभी रॉड का सेंटर ऑफ मास निकालना है, उस रॉड के जैसा देख हो गया ये पार्ट भी। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? इसके मिड पॉइंट पे होगा, होगा। इसके ऊपर वाला पार्ट लो, इस पार्ट की यदि हम लोग बात करें तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसके भी मिड पॉइंट पे होगा। सिमिलरली अगर हम लोग इस पार्ट की बात करें तो इसका सेंटर ऑफ मास भी इसके मिड पॉइंट पे होगा। इस पार्ट की बात करें तो इसका सेंटर ऑफ मास भी इसके मिड पॉइंट पे होगा। तो मतलब इन सभी का जो सेंटर ऑफ मास आने वाला है ये इस मीडियन पे कहीं ना कहीं होगा, है ना। इन सभी अलग अलग जो पार्ट्स में डिवाइड किया, ये अलग अलग पार्ट्स में हमने जो ट्रायंगल को डिवाइड किया, इन सब का सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं एलपी मीडियन के ऊपर होगा, होगा। तो फाइनली जब सेंटर ऑफ मास हर एक पार्ट का निकाल देंगे, अब हम लोग इस सारे पार्ट्स को मिक्स करके एक सेंटर ऑफ मास पूरे लैमिना का जब निकालेंगे तो वो भी उसी मीडियन के ऊपर होगा। बात समझ में आ रही है? इस हर एक पार्ट का सेंटर ऑफ मास, एक बार देखो फिर से मैं मार्क करता हूँ, इसको हटा दो। हर एक पार्ट के सेंटर ऑफ मास को चलो रेड में मैं मार्क करता हूँ। इस पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहीं मीडियन पे यहाँ पे होगा, कहीं पे दूसरे पार्ट का सेंटर ऑफ मास भी यहाँ कहीं पे होगा मीडियन पे, तीसरे का भी यहीं कहीं पे होगा मीडियन, चौथे का भी मीडियन पे होगा, इसका भी मीडियन पे होगा। इस तरह से हर एक पार्ट का सेंटर ऑफ मास इसी मीडियन के ऊपर कहीं ना कहीं होगा, इसके ऊपर कहीं ना कहीं होगा। तो यानी कि पूरे ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास यदि एक निकालेंगे तो वो भी इसी मीडियन पे कहीं ना कहीं होगा। चलो, यह पता चल गया कि इस मीडियन पे कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होने वाला है। इस मीडियन पे कहाँ होने वाला है यह हमें नहीं पता अभी तक। बात समझ में आ रही? हमें अभी तक इतना पता चला है कि इस मीडियन पे कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होने वाला है, इस मीडियन पे कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होने वाला है। इस मीडियन पे कहाँ होने वाला है यह पता लगाते हैं अब हम लोग। चलो थोड़ा सा और कंस्ट्रक्शन करेंगे उसको पता लगाने के लिए। अब मान लो हमने एलपी मीडियन को छोड़ दिया, दूसरे मीडियन को ले लिया, एम क्यू को लिया, ठीक है। अब एम क्यू मीडियन के ऊपर अगर सारा काम कर दें हम लोग, फिर से इस ट्रायंगल को यदि पार्ट्स में डिवाइड करें कुछ इस तरीके से, तो हमारा सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? एम क्यू मीडियन पे आएगा, आएगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग तीसरे साइड से ट्रायंगल को डिवाइड करेंगे तो हमारा सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा? कहीं ना कहीं हमारा आर एन मीडियन पे आएगा। मतलब हमारा सेंटर ऑफ मास तीनों मीडियन के ऊपर होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास हमारा तीनों मीडियन के ऊपर होना चाहिए। ऐसा कितने पॉइंट है हमारे पास? एक ही पॉइंट है जी, जो कि सर्कल का, इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है ना। तो ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे हमारा सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। समझ में आई बात? क्वेश्चन कैसा देखने में लगा था, वैसे कैसा सॉल्व हुआ? कॉन्सेप्ट ऐसे ही अलग अलग लगते चले जाएंगे। एक और क्वेश्चन देखें। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म एल शेप्ड लैमिना। लैमिना का मतलब भी दिया है ए थिन फ्लैट प्लेट विद डायमेंशंस एज शोन। फाइंड द मास ऑफ द लैमिना इफ द मास ऑफ द लैमिना इज 3 kg। तो ये पिक्चर टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ था, दिख रहा है ना, पिक्चर दिख रहा है। तो हमें किसका एरिया निकालना है?
इस एल का इसका सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है शेडेड पार्ट का। क्या कर सकते हैं, कौन सी सिमेट्री को अप्लाई करना है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है मतलब तो क्लियर है ना कि कुछ ना कुछ सिमेट्री लगा के सॉल्व करना है। कौन सी सिमेट्री को अप्लाई कर सकते हैं, सिमेट्री को अप्लाई करके हम लोग इस एल को 3 पार्ट में तो डिवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से 3 पार्ट में तो डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हमारे पास 3 स्क्वायर है, एक का सेंटर C1 पे है, एक का C2 पे है, एक का C3 पे है। अब L को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। C1 का सेंटर ऑफ मास अगर हमें निकालना है कहां पे होगा, सेम जो अभी ट्रायंगल में कॉन्सेप्ट लगाया था उसी कॉन्सेप्ट को लगा दे तो इस स्क्वायर के सेंटर पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर पे होगा। चलो इसको मैं इरेज करके फिर से बना दूं, डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास स्क्वायर के डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पे होना चाहिए। ये C1 पे होना चाहिए सेंटर ऑफ मास। ठीक उसी तरीके से इसका सेंटर ऑफ मास C2 पे होना चाहिए और इसका सेंटर ऑफ मास C3 पे होना चाहिए। ठीक है, अब 3 स्क्वायर है, तीनों का 3 सेंटर ऑफ मास हमने निकाल दिया। अब हमें निकालना तो था कि पूरे लैमिना का सेंटर ऑफ मास निकालना था। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम था उसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब हमारे पास 3 मासेस हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 मास है। एक C1 पर है, यहां पर एक C2 पे है और दूसरा तीसरा मास C3 पे है। 3 मास हमारे पास अलग अलग हैं। तीनों का मास कितना कितना होगा, पूरे का वेट 3 kg है, तो तीनों अलग अलग हैं, तीनों को एक एक kg बच गया ना तीनों का मास, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1। ठीक है, तो अब हमारा प्रॉब्लम क्या बच गया है, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक C1 पे है, एक C2 पे है, एक C3 पे है और तीनों का मास कितना है 1 kg ईच। तो हमारा 3 ऑब्जेक्ट वाला फॉर्मूला अब आराम से लग जाएगा। क्या होता था, m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू y2 प्लस m3 इंटू y3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। देखो लग रहा है m1 की वैल्यू कितनी है 1 kg, x1 की वैल्यू कितनी है, ये c है, देखो ये क्या होगा, हाफ हाफ होगा इसकी वैल्यू, कोऑर्डिनेट्स इसका हाफ हाफ होगा होगा। तो m1 इंटू x1, m1 1 kg, x1 हाफ। m2 की बात करें तो m2 1 kg है और इसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट क्या होगा 1.5, 3/2। और तीसरे पार्ट की अगर बात करें इस पार्ट की, तो इसका भी मास 1 kg है और इसका x कोऑर्डिनेट कितना है हाफ। ठीक है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 5/6। ठीक उसी तरीके से अब हम लोग y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो m1 इंटू y1 की वैल्यू हाफ हमारे पास, इसके y1 हाफ, y2 इसकी वैल्यू क्या होगी, यह भी हाफ होगी, y3 इसकी वैल्यू क्या होगी 3/2 होगी 1.5। तो m1 1, y1 हाफ, m2 1, y2 हाफ, m3 1, y3 3/2। इसको भी सॉल्व किया तो हमारे 5/6 आ गया है ना। हाफ प्लस हाफ 1, 1 प्लस 3/2, 1 प्लस 3/2 कितना होगा 5/2, 5/2 डिवाइड बाई 6, 5/2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 5/6। तो यह हमारा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है
ओके, तो अब हमने सेंटर ऑफ मास क्या होता है, कैसे निकालना है, ये सब कुछ सीख लिया। अब तो क्वेश्चन जायज होता है कि क्यों, आखिर क्यों कर रहे हैं हम लोग ये सब कुछ, क्यों कर रहे हैं सब कुछ हम लोग। तो अब हम लोग ऑब्जेक्ट के मोशन को सेंटर ऑफ मास से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ द मास, ठीक है। फिर से हम लोग अपने टू बॉडी प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। सबसे पहले टू बॉडी पे काम कर लेते हैं हम लोग, फिर इसको जनरलाइज करके जनरल ऑब्जेक्ट्स के लिए एक्सटेंड करेंगे। इस तरह का हमारा दो ऑब्जेक्ट ए एंड बी, ए एंड बी, बीच में ये किसी भी थिन रॉड से अटैच्ड है जिसका लेंथ फिक्स होता है। तो हम लोग रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं, पहले ही वीडियो में मैंने बताया था। रिजिड बॉडी है मतलब इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कम या ज्यादा नहीं कर सकते हैं। कम या ज्यादा नहीं कर सकते हैं मतलब किसी न किसी मीन से इस दोनों को बांधा गया है, किसी न किसी तरीके से इन दोनों को बांधा गया है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि कोई बंधन नहीं है, अभी दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग है, दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, तो इसका मास m1, इसका मास m2, इसका x कोऑर्डिनेट x1 मान लेते हैं, इसका y x कोऑर्डिनेट x2 मानते हैं, जो स्टैंडर्ड हम लोग करते आए हैं। सेंटर ऑफ मास हम लोग आराम से निकाल देते हैं, x इज इक्वल टू m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 डिवाइड बाई m1 इंटू m2, यह हमारा सेंटर ऑफ मास आ गया। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को यदि अट्रैक्ट कर रहे हैं, यदि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में जाएंगे ना, डिस्टेंस दोनों का कम होता जाएगा, एक दूसरे के नजदीक आते जाएंगे दोनों ऑब्जेक्ट्स, होगा। तो इस पूरे को, इस x1 को और इस x2 को अगर टाइम से डिवाइड कर दे, वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो इसको यदि टाइम से डिवाइड कर दे, दोनों को टाइम से यदि डिवाइड कर देते हैं, अगर निकाल देते हैं कि कुछ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, मान लो 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में या 2 सेकेंड में, 1 सेकेंड में x1 में कितना चेंज आया और उसी 1 सेकेंड में x2 में कितना चेंज आया, तो दोनों को टाइम से डिवाइड करके हम लोग वेलोसिटी निकाल देते थे। तो यहाँ पे अगर टाइम से डिवाइड करके वेलोसिटी निकालेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का आ जाएगा, ये m1 इंटू वी1 डिवाइड बाई m2 इंटू वी2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये क्या दे देगा हमें, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। हमें x से लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल रहा था, x से लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल रहा था, वहीं अब उसको टाइम से डिवाइड कर दिया तो हमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल गया। और वेलोसिटी को भी जब टाइम से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है ना। वेलोसिटी को अगर टाइम से फिर डिवाइड कर दिया तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, m1 इंटू a1 डिवाइड बाई m2 इंटू a2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सेम फॉर्मूला जो था हमारा सेंटर ऑफ मास का लोकेशन का जो फॉर्मूला है, सेंटर ऑफ मास का लोकेशन का जो फॉर्मूला है, करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला वेलोसिटी का भी निकल सकता है, एक्सेलरेशन का भी निकल सकता है। यदि हमें इंडिविजुअल पार्टिकल्स का, किसी भी ऑब्जेक्ट में यदि हमें इंडिविजुअल पार्टिकल्स का, अलग अलग पार्टिकल्स का यदि वेलोसिटी पता है तो हम लोग सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन पता है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, रिलेट हो पा रहा है। जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी पोजीशन, जैसे ऑब्जेक्ट का पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालते थे, ठीक उसी तरह से सेंटर ऑफ मास का भी पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं हम लोग। और जब एक्सेलरेशन तक निकल गया तब तो न्यूटन सेकंड लॉ से फोर्स भी आ जाएगा ना, न्यूटन सेकंड लॉ से फोर्स आ जाएगा।
ए वन क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या होता है? सेकेंड लॉ से फोर्स डिवाइड बाय मास गिव्स यू एक्सेलरेशन, फोर्स डिवाइड बाय मास गिव्स यू एक्सेलरेशन। और सेकेंड पार्टिकल का फोर्स डिवाइड बाय मास गिव्स यू एक्सेलरेशन अगेन। एक्सेलरेशन इस यहाँ पे भी फोर्स अगर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग तो हमारा जीरो आ गया। कैसे आया? कैसे आया? ऐसे आया कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई अलग एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक दूसरे को दोनों ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो F1 जो होगा, ये F1 जो होगा इस इट इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू F2, है ना? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, हम लोग पढ़ ही चुके हैं, और इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है। M1 जो फोर्स M2 पे अप्लाई करेगा, सेम फोर्स M2 M1 पे अप्लाई करेगा, करेगा ना? डायरेक्शन से उल्टा हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो हमारा M1 M1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ M2 M2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इफ क्या देखा हमने, क्या देखा इसमें पूरे में हमने क्या देखा? यदि कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स यदि हैं, मैग्नेट ले सकते हैं इसको, या मैग्नेटिक फोर्स की बात कर सकते हैं, या ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर सकते हैं, या किसी भी फोर्स की बात कर सकते हैं। कोई दो ऑब्जेक्ट यदि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स की वेलोसिटी होगी, है ना? ये ऑब्जेक्ट अब इस तरफ जा रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट भी इस तरफ जा रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आ रहा है ना? दोनों ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी आ रही है, दोनों ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आ रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ मास हम लोग का फिक्स्ड है। सेंटर ऑफ मास में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, देख रहे हो? सेंटर ऑफ मास में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हमारे पास जीरो का जीरो ही है। तो ये था दो ऑब्जेक्ट वाला केस। सबसे पहले तो हमें क्या समझना है यहाँ पे, जिस तरह से वेलोसिटी निकलती है, जिस तरह से पोजीशन निकालते मेजर कर लेते थे, वैसे हम लोग सेंटर ऑफ मास का पोजीशन मेजर कर लिया, फिर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं सेम फॉर्मूला से, है ना? m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक उसी तरह से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। और यह सब निकालने के बाद हम क्या देखते हैं, एज पर द न्यूटन सेकेंड लॉ, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो अगर दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को सिर्फ अट्रैक्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट्स अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, देन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो। करस्पॉन्डिंगली अगर दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हो तो क्या होगा? दो ऑब्जेक्ट के केस में तो हमने देख लिया, दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं तो क्या होगा? सेंटर ऑफ मास को अगर m इंटू आर, ये फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, है ना? m इंटू आर इज इक्वल टू समीशन एम आई आर आई इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 प्लस mn याद है ना? ये तो सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन यही था। जो डिनोमिनेटर में कैपिटल एम आया करता था उसको लेफ्ट साइड में ले आया। टाइम से अगर इसको डिवाइड कर दे सभी कुछ को, जैसा कि लेफ्ट साइड में अभी हमने किया था, यहाँ पे जैसे किया था, सिमिलरली अगर सबको टाइम से डिवाइड कर दे तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ जाएगी, कैपिटल वी। कैपिटल वी अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है तो v1 v2 v3 v4 इस तरह से सभी इंडिविजुअल पार्टिकल्स की वेलोसिटी निकल जाएगी। ओके, ठीक उसी तरह से इंडिविजुअल पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन अगर निकाल देते हैं हम लोग फिर से टाइम से डिवाइड करके, वेलोसिटी को फिर टाइम से अगर डिवाइड करेंगे तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन हमें मिलता है, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इससे इस तरह से रिलेटेड होगा। ठीक है, ठीक है। अब फिर से आ जाओ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन।
मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स के बराबर होता है। m1 इंटू a1 क्या होगा? F1 फोर्स के बराबर होगा। फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल, फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड पार्टिकल m2 इंटू a2, फोर्स एक्टिंग ऑन nth पार्टिकल mn इंटू fn। ठीक है। अगर अलग अलग पार्टिकल्स के ऊपर अगर फोर्स क्या क्या लग रही है हमें पूरा मिल जाता है, पूरा का पूरा फोर्स जो सभी पार्टिकल्स पे लग रहा है वो सब कुछ अगर हमें पता है तो हमें क्या पता चल जाता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो ये फोर्स अगर सारे फोर्स हमें मिल जाते हैं तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी हमें मिल जाएगा। ठीक है ना? सेम था ना न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सेम चीज आ गई है हमारे पास। तो अब देखो एक एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास यदि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हो गए, ऑब्जेक्ट को थोड़ा बड़ा कर दिया जाए। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है यदि हमारे पास, देखो दो ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं फिर से अभी। तो जनरल केस में क्या होता है? जनरल केस में होता है कि एक एक्सटर्नल फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर होगी, बाहर से कोई फोर्स लग रही है, और एक फोर्स ये पार्टिकल 2 भी तो इसके ऊपर लगा सकता है ना। ये पार्टिकल 1 है और यह 2 है, ये हमारा 1 है और ये 2 है। तो 1 के ऊपर एक तो एक्सटर्नल फोर्स हम लोग लगा सकते हैं और एक फोर्स ये 2 भी लगा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में लगा सकता है, किस पे एक फोर्स लगा सकता है ना। तो F1 जो हमने बात की यहाँ पे, F1 में क्या आएगा? दोनों आएगा, ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल। ये F1 बोले तो क्या? ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल। F2 बोले तो ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल। तो इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है पार्टिकल नंबर 1, है ना। पार्टिकल 1 इज एक्सर्टिंग वन फोर्स ऑन 2 एंड एक्सटर्नल फोर्स ऑन पार्टिकल नंबर 2। दो तरह के फोर्स 2 पे भी लग सकते हैं। तीसरा पार्टिकल हमारे सिस्टम में है नहीं, तीसरा पार्टिकल हमारे पास नहीं है, दो ही पार्टिकल हैं। तो दोनों पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे और एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा दोनों के ऊपर। इसके अलावा तो कोई फोर्स नहीं हो सकती है सिस्टम में। कुछ और ऑप्शन है? नहीं है। तो डायग्राम में मैंने यही दिखाया है, F1 एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल 1, F12 फोर्स ऑन पार्टिकल 1 बिकॉज ऑफ पार्टिकल 2, और 2 पे भी वही है, फोर्स ऑन पार्टिकल 2 बिकॉज ऑफ पार्टिकल 1 एंड फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ये चार फोर्सेस है, यही सब कुछ आएगा इस पूरे में F1 प्लस F2 में। ठीक है। और न्यूटन्स थर्ड लॉ से हमें यह भी पता है कि F12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21। पता है न्यूटन्स थर्ड लॉ, बहुत बहुत रिपीटेडली यूज हो रहा है ये। ठीक है, यह भी हमें पता था। तो अब नेट फोर्स अगर निकालेंगे, F1 फोर्स ऑन, ये F1 जो था यहाँ पे, इस F1 प्लस F2, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या क्या आएगा हमारे पास? F1 एक्सटर्नल प्लस F12 माइनस F12। देखो F21 इज इक्वल टू माइनस F12 है ना, नेगेटिव है, इसलिए F12 माइनस F12 प्लस F2 एक्सटर्नल। तो क्या होता है हमारा F12 और नेगेटिव F12 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास? सिर्फ F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल इज इक्वल टू नेट फोर्स एक्सटर्नल। क्या बताया मैंने? मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इंटरनल फोर्सेस इन दोनों पार्टिकल्स पे काम कर रहे हैं। F12 एंड F21 दोनों इंटरनल फोर्सेस हैं जो एक दूसरे के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, इसमें इंटरनल फोर्सेस का कोई रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स ऑन पार्टिकल 1 प्लस एक्सटर्नल फोर्स ऑन पार्टिकल 2, ये दोनों मिलकर जो F एक्सटर्नल होगा, इसी से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मिलेगा हमें। सेम चीज हम लोग यहाँ दो पार्टिकल वाले केस में भी देखे थे, एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं था सेंटर ऑफ मास के ऊपर, इसलिए एक्सेलरेशन 0 आ रहा था।
तो इस वीडियो में हमने क्या देखा अभी तक? हमने ये देखा कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें टोटल फोर्सेस चाहिए, F1 F2 F3 F2, अलग अलग पार्टिकल्स पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं सभी चाहिए हमें। लेकिन इंटरनल फोर्सेस जो होंगे इस तरह के F1 2 F2 1, अगर 10 पार्टिकल है, 50 पार्टिकल है, 1000 पार्टिकल है, कितने भी पार्टिकल हो, एक दूसरे पे के ऊपर जो फोर्स लगेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। नेट फोर्स जो बचा रहेगा इट इज द सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल प्लस F3 एक्सटर्नल, इस तरह से। ठीक है, तो ऑल्दो इस इक्वेशन में देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अब यह इस इक्वेशन में इंटरनल फोर्सेस काम कर रही हैं। F1 में इंटरनल फोर्स है, F2 में इंटरनल फोर्स है, F3 में इंटरनल फोर्स है, लेकिन जब हम लोग टोटल सिस्टम की बात करेंगे तो सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या मजे की बात है ना, सब कैंसिल आउट हो गया, जीरो हो गया, तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स के बारे में हमें जानना है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे तो याद है ना हम लोग क्या बोलते थे? ड्रॉ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। और ऑल द फोर्सेस की जब हम लोग बात करेंगे पार्टिकल 1 पे, तो देयर इज इंटरनल फोर्स एंड देयर इज एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन जब पूरे सेंटर ऑफ मास के मोशन के ऊपर आ जाएंगे तो इंटरनल फोर्स हमारी सारी कैंसिल आउट हो जाती है, बचता है सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स। ओके, इंटरेस्टिंग था। चलो अगले वीडियो में इसको और आगे लेके चलेंगे हम लोग।